बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और दिल लगाकर अपना पढ़ रहे होंगे। बेटा, मैं हूँ डॉक्टर शराज और हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे एंजाइम्स को। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एंजाइम की डेफिनेशन क्या होती है। एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, इनको ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। हमने ये देखा था कि इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। और फिर हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भी मिसाल ली थी, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस का अमल है, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट का अमल है। उसमें ये होता है कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस का अमल है, उसके 10 स्टेप हैं। तो ग्लूकोज से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ और पायरुवेट की फॉर्मेशन पे ग्लाइकोलाइसिस का अमल ख़त्म होता है, तो तकरीबन ये 10 स्टेप बनते हैं। और हर स्टेप में एक मखसूस एंजाइम जो था वो काम कर रहा था, और मखसूस एंजाइम के साथ उसका एक दोस्त, उसका वर्कर, उसका को फैक्टर या उसका को एंजाइम भी काम कर रहा होता है, जिससे ये साइकिल की तकमील में, केमिकल रिएक्शन की तकमील में मदद मिलती है। को फैक्टर क्या होते हैं, इसको हम मज़ीद आगे डिटेल से देखेंगे। अभी हम एक जनरल टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जी बच्चों, एंजाइम्स, इनमें हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है। मखसूस, जिसको कह सकते हैं हम खसूसियत, इसको हम कह सकते हैं कि इनमें स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है अपने सबस्ट्रेट के लिए। हमें मालूम है कि सबस्ट्रेट वो केमिकल है, ये वो कंपाउंड है, ये वो चीज़ है जिसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा होता है। एंजाइम एक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और जब सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट, ईच एंजाइम विल कैटलाइज ओनली वन पार्टिकुलर रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए एंजाइम मखसूस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक एंजाइम जो है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले कर रहा हो, नहीं। एक रिएक्शन, एक एंजाइम, और वो एंजाइम भी मखसूस है अपने सबस्ट्रेट के लिए, कि जिसके ऊपर उसने काम करना है। सबस्ट्रेट का मखसूस होना भी ज़रूरी होता है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लॉक एंड की मैकेनिज़्म। जैसे हर ताला हर चाबी के लिए नहीं होता, और हर चाबी हर ताले के लिए, हर लॉक के लिए नहीं होती। मखसूस लॉक होगा, उसके लिए मखसूस की होगी, या वाइस वर्सा, इसी को उलट कर लें तो मखसूस की होगी तो मखसूस लॉक होगा। जब ये स्पेसिफिसिटी, ये मखसूस, ये खसूसियत जब बरकरार रहेगी तो वो लॉक ओपन हो सकता है। अदरवाइज़ जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, मुख्तलिफ लॉक्स ले आए और मुख्तलिफ चाबियाँ ले आए, मुख्तलिफ कीज़ ले आए, तो वो लॉक ओपनिंग पॉसिबल नहीं है। इसको मैंने डायग्राम की सूरत में भी आपके सामने प्रेजेंट किया है कि ये एंजाइम देखें, आप इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखें, आप इसका कर्व देखें, और इसके नीचे मौजूद जो सबस्ट्रेट है आप उसका स्ट्रक्चर देखें। हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। ये लॉक एंड की मैकेनिज़्म है। इस एंजाइम का मखसूस सबस्ट्रेट है और इस मखसूस सबस्ट्रेट का मखसूस एंजाइम है। ये दोनों मिलेंगे तो कॉम्प्लेक्स की सूरत में बनेंगे। अगर इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता, इस एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ और होता, तो ये दोनों आपस में कभी भी ना मिल पाते, और जब ये आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे तो स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होता और वो केमिकल रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जाता है, या वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता। तो हुआ ये कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ मिला और ये एक कॉम्पैक्ट सा, एक फाइनल स्ट्रक्चर बन गया, एक रिजिड स्ट्रक्चर बन गया, जिससे केमिकल रिएक्शन का आगे प्रोसीड करना या उसका फाइनलाइजेशन होना तय पा जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। हमें मालूम ये हुआ कि हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर देयर सबस्ट्रेट, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। हर एंजाइम विल कैटलाइज, रिएक्शन को बढ़ाएगा, ओनली वन पार्टिकुलर रिएक्शन, मखसूस रिएक्शन के लिए मखसूस एंजाइम होगा। हर रिएक्शन के लिए हर एंजाइम काम नहीं करता। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन।
एंजाइम्स रिएक्शन में काम कर रहे होते हैं, हमें ये मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एंजाइम ने वो रिएक्शन का ख़त्म करने के बाद, उसमें अपना अमल दिखाने के बाद वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिएक्शन चलते रहते हैं, एंजाइम्स अपना काम करते रहते हैं, ख़त्म नहीं हो जाते। दे कैटलाइज, दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। एक एंजाइम बहुत सारे रिएक्शंस में मतलब बार बार इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक रिएक्शन में अपना रोल प्ले किया, अपना काम किया, तो उसके बाद उसका खात्मा हो गया, वो ख़त्म हो गया। नहीं, एंजाइम्स अपने आप को बचा के रखते हैं और एक लंबे अरसे तक एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते रहते हैं। इनका अपना ही एक मोड ऑफ एक्शन है, इनका अपना ही एक मैकेनिज़्म है, और इसमें ये जो एक तरतीब है कि अपने आप को बचा के रखना, ज़ाया होने से बचा के रखना, ये स्पेसिफिक होता है। ये एक गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है इनका, ये गॉड गिफ्टेड इनको एक सहूलत मिली हुई है। सो एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, रिएक्शन में ख़त्म नहीं हुए, ये कैटलाइज करते रहते हैं, इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का अमल था कार्बोहाइड्रेट्स में, 10 मुख्तलिफ स्टेप थे, तो 10 मुख्तलिफ एंजाइम थे। चेन तो रिएक्शन तो मुकम्मल हो गया, वो चेन कंप्लीट हो गई, दैट डजंट मीन कि वो एंजाइम्स ख़त्म हो गए। वही एंजाइम इसी तरह के जो साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे, नए साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे, नए उसके रिएक्टेंट्स आते रहेंगे, नए ग्लूकोज बनते रहेंगे, नए पायरुवेट्स बनते रहेंगे। वो चेन डिफरेंट है, लेकिन उसमें जो एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो सेम रहेंगे। वो लंबे अरसे तक इस तरह के साइकिल्स को मैनेज करते रहेंगे। प्रॉपर्टी एक और जिसको हम स्टडी करने लगे हैं, व्हेन एंजाइम्स रिएक्ट दे कंबाइन विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस, जिसको हमने शॉर्ट में ES लिखा हुआ है। अब नीचे एक इसकी आप डेमोग्राफी देखें, इसकी डेमोस्ट्रेशन देखें, जिसमें हमें मालूम ये हुआ कि ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, इसकी एक मखसूस शक्ल है, और इसका जो सबस्ट्रेट है इसकी भी अपनी एक मखसूस शक्ल है। हमें ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये सिर्फ इसी के लिए मखसूस है, अगर ये स्ट्रक्चर किसी और सबस्ट्रेट पे चला जाए तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ये सबस्ट्रेट किसी और शक्ल के एंजाइम के पास चला जाए तो काम नहीं करेगा। कोई गलत की किसी राइट लॉक को ओपन नहीं कर सकती, राइट की राइट लॉक को ओपन करेगी। राइट एंजाइम राइट सबस्ट्रेट से मिलेगा तो ही इस तरह का कॉम्प्लेक्स मुमकिन होगा, और जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स मुमकिन हुआ, इसको हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम दिया, जिससे मालूम ये हुआ कि ये अगला रिएक्शन, ये अगला स्टेप जो है वो पॉसिबल है। अगर ये इस तरह का अमल नहीं हुआ तो ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज नीडेड टू कैटलाइज अ लॉट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जितना मर्जी ज़्यादा हो, सबस्ट्रेट वो चीज़ है जिसके ऊपर एंजाइम ने अपना काम करना है। एंजाइम की थोड़ी सी मिकदार एनफ होती है। सबस्ट्रेट जितना मर्जी ज़्यादा हो, उसकी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा हो, उसका स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा मर्जी बड़ा हो, उस पे एंजाइम्स की थोड़ी सी मिकदार काफ़ी होगी। एंजाइम इज़ कैपेबल of having reactions, of conducting reactions again and again. It is not specified with the amount, the quantity, the structure, the enlargement of substrate. ठीक है बच्चों, ये एक आपको आइडिया हो गया होगा कि सबस्ट्रेट का ज़्यादा होना मैटर नहीं करता और एंजाइम्स का थोड़ा होना मैटर नहीं करता। एंजाइम थोड़ा भी हो, सबस्ट्रेट जितना मर्जी ज़्यादा हो, वो अपना काम करता रहता है, और ना सिर्फ एक दफ़ा करता है बल्कि उसमें बार बार केमिकल रिएक्शन में अपना रोल प्ले करने की सलाहियत मौजूद है। एंजाइम्स आर फास्ट एक्टिंग। एंजाइम बहुत तेज़ी से अपना अमल करते हैं। दे हैव अ हाई टर्न ओवर नंबर। इनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बनता है। ये बहुत तेज़ी से अपने के नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं। दे कैन कन्वर्ट मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट पर यूनिट टाइम। एक फ़िक्स टाइम में, एक मखसूस टाइम में इनमें ये अहलियत मौजूद है, ये काबिलियत मौजूद है
कि सबस्ट्रेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर लेते हैं, अपना कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेते हैं, उसको अगली प्रोसीडिंग में डाल लेते हैं और फिर उसी रिएक्शन में ये वापस आ जाते हैं और अपना रोल प्ले करना उसी तरह शुरू कर लेते हैं जैसा कि ये अपना रूटीन में कर रहे थे। तो हमें मालूम हुआ कि एंजाइम फास्ट एक्टिंग है और इसी फास्ट एक्टिंग की वजह से ही इन्हें कैटालिटिक एक्टिविटी का नाम दिया गया, इनको कैटलिस्ट का नाम दिया गया। कैटलिस्ट उस चीज़ को कहते हैं, उस केमिकल को कहते हैं जिसमें ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो अपने रिएक्शन को बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल करें, बिकॉज और इसी वजह से दे हैव अ हाई टर्नओवर नंबर, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, इनका प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बनता है और बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को मखसूस टाइम के अंदर कॉम्प्लेक्सेस में ये कन्वर्ट करके नेक्स्ट प्रोसेस में इंड्यूस कर देते हैं, उन्हें डाल देते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सी स्लाइड है जिसमें हम ये देखेंगे कि पीएच का और टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। हमने डिटेल से देखा था कि एंजाइम की कंपोजिशन क्या होती है। एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। हमने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने पार्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइडेड होंगी तो वो अपना रिएक्शन पूरा करेंगे। अगर वो पार्टिकुलर कंडीशंस उसकी हम पूरी नहीं कर पाते तो वो रिएक्शन किसी भी, या तो वो स्टॉप हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है, वो कभी भी अपनी फाइनलाइजेशन स्टेज तक नहीं पहुंच सकता। हमने सादा सी मिसाल लेते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट पे अपना काम कर रहा है, हमने थोड़ा सा इसका टेम्परेचर सिस्टम का बढ़ा दिया, अपने केमिकल रिएक्शन का बढ़ा दिया। हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है बहुत बेहतर हो गई है, ज़्यादा होती जा रही है, रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, अगर हमने वो कंट्रोल्ड टेम्परेचर ख़त्म कर दिया, वो टेम्परेचर हमने मेंटेन नहीं रखा, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो उससे ये हुआ कि चूँकि है तो वो प्रोटीन, उसकी अपनी एक थ्रेशोल्ड है, एक बर्दाश्त का लेवल है। एक टेम्परेचर थ्रेट लेवल से या रेड लाइन से या बॉर्डर लाइन से ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान क्या होगा कि वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। डीनेचर का मतलब है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी या वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो मखसूस टेम्परेचर एक रिएक्शन के लिए अगर मौजूद है तो हम तवक्को रख सकते हैं कि रिएक्शन स्पीड अप हुआ, रिएक्शन कैटलाइज्ड हो गया, रिएक्शन बढ़ गया, बेहतर हो गया। लेकिन वो मखसूस इन्वायरमेंटल कंडीशन या वो मखसूस टेम्परेचर हम बरकरार नहीं रख पाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, उससे नुकसान ये हुआ कि एंजाइम अपना रिएक्शन, अपना रोल प्ले नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, उनकी टूट फूट, उनकी डिस्ट्रक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि वो रिएक्शन जो है वो उसकी स्पीड पे इफ़ेक्ट आएगा, वो स्लो डाउन हो जाएंगे या वो रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, वो आगे जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि एंजाइम ही जब सलामत नहीं होंगे तो वो रिएक्शन कैसे आगे जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को हम वाइस वर्सा ले लेते हैं, हम उलट ले लेते हैं। हमने सादा सा ये अंडरस्टैंड किया कि टेम्परेचर बढ़ाने से बेहतर हुआ काम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करने से एंजाइम ख़त्म हो गए, डैमेज हो गए। अच्छा, इसी को उलट करें, ज़रा पीछे आ जाए, टेम्परेचर हमने कम कर दिया, हमें जितना रिक्वायर्ड था टेम्परेचर हम उससे नीचे चले गए। नीचे जाने से नुकसान ये हुआ कि रिएक्शन की स्पीड स्लो डाउन हो गई, क्योंकि हम जब तक मखसूस कंडीशन रिएक्शन को प्रोवाइड नहीं करते वो रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। उसमें कुछ भी हो सकता है, वो ख़त्म भी हो सकता है, स्पीड भी स्लो डाउन हो सकती है या कोई भी प्रॉब्लम उसमें हो सकता है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस जन्म लेती है। अगर ये ह्यूमन बॉडी में इस तरह के मामलात हो तो हम कह सकते हैं कि उसमें कोई डिज़ीज़ प्रीवेल होने लगी है, उसमें कोई डिज़ीज़ जड़ अपनी बना रही है, कोई डिज़ीज़ स्टार्ट होने लगी है। अब हम देखते हैं कि पीएच का अमल इस पे क्या होता है। पीएच से हम मेजर करते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी, हम उसकी केमिकल इन्वायरमेंट की कंपोजिशन वो देख लेते हैं। अब एंजाइम्स काम कर रहे हैं और इसमें भी टेम्परेचर वाली एग्जांपल है कि थोड़ा सा पीएच का उसका सिस्टम बढ़ाएंगे तो स्पीड बेहतर हो जाएगी, एंजाइम्स अपना एक्शन अच्छे तरीके से प्ले करने लग जाएंगे।
स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी, रिएक्शन तेज़ी से कंप्लीशन की तरफ जाएगा। लेकिन जितना एक मखसूस पीएच चाहिए है, सिस्टम उतना मेंटेन नहीं कर पाया। सिस्टम ने वो पीएच या तो ज़्यादा कर दी जितनी रिक्वायर्ड थी उससे, या कम कर दी उसकी कंपैरिजन में जितनी रिक्वायर्ड थी। तो नुकसान ये हुआ कि जहाँ पे रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा था वहाँ से वो डिक्लाइन की तरफ आ गया। अब ये रिएक्शन ख़त्म हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया या इसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई। उसका जो एनर्जी वेलोसिटी थी, उसकी जो मूवमेंट थी, या वो जिस स्पीड के साथ वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। तो इस पूरी स्लाइड से, इस पूरी डिस्कशन से हमें ये आइडिया हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की और ख़ुसूसन एंजाइमेटिक रिएक्शंस की मखसूस टेम्परेचर का होना, मखसूस पीएच का होना, मखसूस केमिकल इन्वायरमेंट का होना, जो टर्म्स और कंडीशन उसको रिक्वायर है उसका होना ज़रूरी है, ताकि हर चीज़ अपने टाइम पर और सही सलामत हो जाए। अगर कोई एक डिस्टर्बेंस आ गई, चाहे वो टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से आई है, चाहे वो पीएच की वेरिएशन की वजह से आई है, तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो रिएक्शन मुकम्मल नहीं हो सकता। एंजाइम्स आर इफेक्टेड बाय द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पीएच। मैनी एंजाइम्स वर्क ओनली इफ अ केमिकल कॉल्ड कोफैक्टर इज प्रेजेंट। अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये कोफैक्टर है, हम इसे दोस्त कहते हैं। एंजाइम्स अपने दोस्तों की मौजूदगी में रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ तेज़ी के साथ एक अच्छे तरीके से अपने कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और उस रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है ये उसकी तरफ तेज़ी से जाते हैं। शर्त यह है कि उनको अपना एक अच्छा दोस्त मिल जाए। कोफैक्टर को हम को एंजाइम भी कहते हैं, हम इन्हें दोस्त भी कहते हैं। और हम पुरानी जो लेक्चर से उसमें हमने एक चीज़ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की थी। जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे तो हमें मालूम ये हुआ था कि ये जो कोफैक्टर होते हैं ये को एंजाइम होते हैं, या ये हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, या एंजाइम्स के ये जो फ्रेंड्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं माइक्रो लेवल पे कि एक सेल को ज़िंदा रखना है या उसे मार देना है, ख़त्म कर देना है, उसकी डेथ डिक्लेयर कर देनी है। ये कोफैक्टर डिसाइड करते हैं। कोफैक्टर अच्छे हैं तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल इस सफ़र में नहीं होने देंगे। अगर कोफैक्टर इफेक्टेड है, ऑल्टर्ड है, किसी किस्म की इसमें तब्दीली वाक़ई हो गई, या कोफैक्टर ऐसे हैं जिनका एंजाइम्स के साथ अपनी कंपेटिबिलिटी, दोस्ती का लेवल अच्छा नहीं है, तो इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट किस पर आता है? रेस्पिरेशन पे आता है। इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट केमिकल प्रोसेस पे आता है। इसका ओवरऑल इफ़ेक्ट जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जिस मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पे रुकावट की सूरत में आता है। और अगेन दिस कैन लीड टू माइनर टू मेजर कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे थोड़े से या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं बायोलॉजिकली। किसी डिज़ीज़ की, ये यूँ समझिए कि एक आफत की इतला है, ये यूँ समझिए कि एक डिज़ीज़ जो है वो जिस्म में प्रीवेल करने लगी है, अपनी बुनियाद रखने लगी है। तो माइक्रो लेवल पे क्या हो रहा होता है कि एंजाइम्स को अपने अच्छे दोस्त नहीं मिले हुए होते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मैनी एंजाइम्स वर्क ओनली इफ़ अ केमिकल कॉल्ड कोफैक्टर इज़ प्रेजेंट। एंजाइम्स को अपने अच्छे दोस्त चाहिए ताकि अपने मामलात, अपने रिएक्शन वो तेज़ी के साथ आगे ले जा सके। एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर slowed down or stopped by the inhibitors। इनहिबिटर्स एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, एक ऐसे केमिकल कंपाउंड को बोलते हैं जिसका काम ये है, हम इसको यूँ समझ लीजिए कि ये एक सुपरविजन का रोल अदा करते हैं, ये हाकमाना रोल अदा करते हैं। एंजाइम ने जब अपना काम मुकम्मल कर लिया, अब उस एंजाइम को स्टॉप करना ज़रूरी हो गया, उस एंजाइम को स्लो डाउन करना ज़रूरी हो गया। क्यों? कि जो जिस काम के लिए एंजाइम को इस्तेमाल किया जा रहा था वो काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, तो इनकी स्पीड को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। तो इनकी स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? इनहिबिटर्स कंट्रोल करते हैं। इनहिबिटर्स एक नेचुरली पार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम, लिविंग सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, गॉड गिफ्टेड सिस्टम, ये मौजूद होते हैं जिस्म के अंदर, लिविंग बॉडीज़ में। इनका काम हमने समझ लिया, वो ये है
कि एंजाइम्स बहुत स्पीड से चून के काम कर रहे हैं और पर यूनिट टाइम में कर रहे हैं, स्पेसिफिसिटी के साथ कर रहे हैं, कोफैक्टर्स के साथ कर रहे हैं। जब उन्होंने मखसूस टाइम में अपना काम मुकम्मल करने वाली पोजीशन पे अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं तो यहाँ पर इनहिबिटर्स आ जाते हैं। इनहिबिटर्स उन्हें पहले तो स्लो डाउन करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि जिस रफ्तार से आपने काम शुरू किया था अब हमें उतनी रफ्तार नहीं चाहिए, अब आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। और जब प्रोडक्ट मुकम्मल होने वाला है, काम ख़त्म होने वाला है, केमिकल रिएक्शन की मंजिल आ चुकी है, एंड प्रोडक्ट एंड स्टेज आ चुकी है, तो ये इनहिबिटर्स हुक्म देते हैं एंजाइम्स को कि आप अपना काम अब आप रोक दें, जितना काम आपसे लेना था हमने ले लिया, अब आप जाइए और आप अपना वो काम दोबारा शुरू करिए जो कि आपके लिए फिक्स किया हुआ है। यानी दूसरे केमिकल रिएक्शंस में यही काम आप दोबारा स्टार्ट कर दें। यहाँ पर इस साइकिल में आपका काम का इख्तिताम हो चुका है। बच्चों, हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी इस्तेमाल की थी। हमने लास्ट लेक्चर में भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की थी और हमने वन बाय वन उन्हें स्टडी भी किया था, हमने उनकी डिटेल्स भी देखी थी। तो यहाँ भी अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो है हमने प्रॉपर्टीज़ के बाद वो प्रेजेंटेशन में डाली हैं ताकि आप लोग उसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। उसकी वजह ये है कि आपके जब शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, आपके जो MCQs बनेंगे, आपके जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन जो बनेंगे, आपकी जो डायग्राम्स होंगी, उसमें ये टर्मिनोलॉजीज़ कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट के क्लियर होने का मतलब आपका अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट होना होता है। तो चंद एक टर्मिनोलॉजी जो सिलेक्ट की गई थी आप लोगों से डिस्कशन के लिए, अब हम उसको रीड कर लेते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये वर्ड आपने अगेन एंड अगेन सुना होगा, पढ़ा होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसे कहते किसे हैं। फार्माकोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल साइंसेस में जो जो आपके स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स मौजूद हैं उसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी कहते हैं ऐसा सब्सटेंस या वो सब्सटेंस जिसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी मौजूद हो जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड में इजाफा कर दे। इफ़ यू डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग दैट हैज़ अ कैटालिटिक इफेक्ट दैट यू मीन cause things to happen or they increase the speed at which the things are happening। कैटालिटिक सब्सटेंस जो कि एक रिएक्शन को या जो काम आप कर रहे हैं उसकी स्पीड को बढ़ा दे, उसे हम सादा लफ्ज़ों में कैटालिटिक सब्सटेंस कहते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी कहते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी कहते हैं। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले लेते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में हमें गुमान है कि इसमें कैटालिटिक इफ़ेक्ट मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स से जो हम तवक्को रख रहे थे कि ये काम उसने 10 मिनट में करना है, लेकिन चूँकि उसमें कैटालिटिक इफ़ेक्ट आ चुका है तो ये काम वो 4 मिनट में कर लेगा, 5 मिनट में कर लेगा, या उसका जो टारगेटेड टाइम था 10 मिनट का ये उससे बहुत पहले कर लेगा या उससे पहले कर लेगा। दिस इज़ कैटालिटिक इफ़ेक्ट। In biochemistry, pharmacognosy, in other specialized subjects, the catalytic property, the catalytic substance or substance with the catalytic properties is a substance which increase the speed of a chemical reaction. So, if you are going to describe a person or a thing that has a catalytic effect, this means that they cause things to happen or they increase the speed at which the things are happening। जो चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत स्पीड से अपना काम मुकम्मल कर लेगा। बच्चों, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? एंजाइम चूँकि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स कहलाते हैं, इनमें कैटालाइसिस की प्रॉपर्टी मौजूद होती है, ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक रिएक्शंस इन द सेल। और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इन 2 लेक्चर्स में। सोलबिलिटी कहते हैं मिक्सिंग को, डिज़ोल्व हो जाना। जो एक ऐसा सिस्टम हम देख लेते हैं कि इसमें जैसे एक पानी है वो एक जग की सूरत में मौजूद है और चीनी के 4 चम्मच हैं या 5 चम्मच हैं, वो भी हमारे पास सोल्यूट की सूरत में मौजूद है। तो इस सिस्टम में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो थोड़ी मकदार में चीज़ है उसे हम सोल्यूट का नाम देंगे, जो ज़्यादा मकदार में चीज़ होगी उसे हम सॉल्वेंट का नाम देंगे।
अब हमने किया क्या कि जो सोल्यूट था, जो चीनी थी, हमने उसको पानी में मिक्स कर दिया, हमने उसको थोड़ा सा शेक किया, हमने उसको वेल मिक्स कर लिया। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक तीसरा कंपाउंड वो बन गया जिसको हमने नाम दिया सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना? सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपोजिशन से, इन दोनों के कंबाइन होने से। सो सोलबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड और अ गैस जो कि थोड़ी मिकदार में मौजूद है। हमने उसको सोल्यूट का नाम दिया। टू डिज़ोल्व इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, थोड़ी मिकदार को लिया और उसे ज़्यादा मिकदार में मिक्स कर दिया, डिज़ोल्व कर लिया, एक सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन इज़ अ कंपोजिशन ऑफ अ सोल्यूट विद सॉल्वेंट। पीएच से हम मेजर करते हैं कि जो केमिकल मौजूद है, जो केमिकल कंपाउंड मौजूद है या केमिकल सिस्टम मौजूद है, उसमें एसिडिटी का लेवल कितना है और बेसिसिटी का लेवल कितना है। पीएच क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द एक्वस और अदर लिक्विड सॉल्यूशन। एक्वस कहते हैं लिक्विडिटी को, पानी वाला, वाटरी सॉल्यूशन। तो ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन जो कि वाटर पे मुश्तमिल है या किसी और दूसरे सॉल्यूशन पर मुश्तमिल है जिसमें लिक्विड कंपोनेंट ज़्यादा है। द टर्म वाइडली यूज्ड इन द केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। बहुत ज़्यादा ये टर्म इस्तेमाल होती है और हमने भी इसको डिस्कस किया था जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, हम पीएच की बात कर रहे थे। तो पीएच का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना बेनिफिशियल होता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा होना नुकसानदेह होता है। इसी तरह जब एक लिमिट से कम हो जाएंगे तब भी वो केमिकल रिएक्शन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। एसिड किसे कहते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोगों को मालूम है, ये आप लोगों ने पहले याद भी किया हुआ है कि एन एसिड इज़ अ मॉलिक्यूल और आयन कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटोन। प्रोटोन हम हाइड्रोजन को कहते हैं। तो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें एक कैपेसिटी मौजूद हो कि वो प्रोटोन दे सके, हाइड्रोजन दे सके केमिकल रिएक्शन में अपने पार्टनर को, साथी को, जो इसके साथ मॉलिक्यूल मौजूद है, आयन मौजूद है, कोवलेंट कंपाउंड मौजूद है, उसको हाइड्रोजन अगर ये दे देते हैं तो उन्हें हम एसिड का नाम देते हैं। एन एसिड इज़ अ मॉलिक्यूल और आयन कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटोन और अल्टरनेटिवली कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस कंपाउंड को जो डोनेट कर रहा है, दे रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है बाय गिविंग हाइड्रोजन, उसे हम एसिड का नाम देते हैं। तो सेम इज द केस विद द बेस। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजन आयन। बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत बेसिक रिएक्शन है कि हमेशा एसिड जो है वो बेस के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो वाटर एंड सॉल्ट्स की सूरत में बनता है। दिस इज कॉल्ड द बेस। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजन आयंस। Most bases are the minerals that react with the acids to form water and salts. My dear students, यहाँ पर आज के लेक्चर का इख्तिताम हुआ। आज के लेक्चर में हम वन लाइनर, टू लाइनर एक रिव्यू कर लेते हैं, हम समरी देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, हमने देखा कि उनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है। चले हम स्पेसिफिसिटी को कह लेते हैं कि ये उनके नखरे है कि उनको मखसूस एनवायरनमेंट मिलेगी, मखसूस कोफैक्टर्स मिलेंगे, तभी वो अपना रिएक्शन मुकम्मल करेंगे, अदरवाइज़ वो इसको मुकम्मल नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये रिक्वायर्ड होता है। उनको अपने दोस्त कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें कोएंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें मखसूस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मखसूस पीएच रिक्वायर्ड होती है, उन्हें सबस्ट्रेट की डिपेंडेंसी नहीं है। थोड़ा सा एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट के लिए एनफ होता है। एंजाइम्स अपना वजूद बरकरार रखते हैं। एंजाइम्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो रिएक्शन में बार बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखी, हमने एसिड देखा, सोलबिलिटी देखी, हमने बेस की डेफिनेशन देखी और इसी से मिलते जुलते हमने चंद और डेफिनेशन देखी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है, आपके पेपर्स के लिए भी ज़रूरी है और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। आप इसे बार बार नोट रिपीट कीजिएगा, आप इसे देखिएगा, आप इसके नोट्स बनाइएगा, आप अपने क्वेश्चन अपने पास नोट कीजिएगा। हम लोग इसे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं जैसे ही हमें मौका मिलता है। तो अगले लेक्चर तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़।